वेलकम टू ऑल बीएससी के बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट। आज हम आपके पेपर सेकंड की एक नई यूनिट साइटोलॉजी की शुरुआत करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ए टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड सेल थ्योरी। एक जनरल टॉपिक है जिसे आपने ट्वेल्थ की क्लास में भी पढ़ा होगा। इसी टॉपिक से अपन इसकी शुरुआत करते हैं। myself, Dr. Mahendra Kumar, Assistant Professor in Botany, Government College, Todaraई। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि सेल जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म सेल आई है वो कहाँ किससे बनी है? एक लैटिन वर्ड सेला से बनी है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है। और इसके साथ में एक टर्म और आ जाती है सेलुला, ठीक है, उसका होता है होलो, ठीक है। होलो पार्ट जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंदर से जो स्मॉल रूम जो कह रहे हैं, छोटे कमरे में जो बिल्कुल खाली होती हैं, रिक्त होती हैं अंदर से स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको सेलुला कहा जाता है। इसी सेलुला वर्ड से आपका जो सेल है वो शब्द निकल के आया है। ऐसा क्यों है? क्या हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, आगे आएगा अभी अपन, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस सेल की करी थी? उन्हें डेड सेल की खोज की थी। जो भी इन्होंने किया था, किसकी खोज की थी? डेड सेल। अब डेड सेल के अंदर क्या होगा? उसका जो लिविंग मटेरियल है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो मर जाता है, और इसका क्या बच जाता है? केवल प्लांट सेल की करी थी तो केवल उनका जो सेल वाल वाला पोर्शन बचा हुआ नजर आता है, जो अंदर से क्या आता है? खाली नजर आता है। इसी के आधार पर इसका जो नामांकन है सेल का, वो पड़ा था सेलुला से खाली, रिक्त पार्ट्स। और रिक्त कैसे? रिक्त स्मॉल रूम्स। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम्स के रूप में ये चीज हमें दिखाई पड़ती है। वी कैन डिफाइन, बट एक्चुअल डेफिनेशन अभी तक नहीं दे सके हम, ठीक है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ए ऑल ऑर्गेनिज्म। देखो, पहली बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव हो, वो एक सेल से या बहुत सारी सेल से बना होता है। तो इस कारण यानी उसकी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या बन गई आपकी, ये होगी यानी कि उसकी बॉडी की संरचना। आज हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है किससे बनी हुई है? सभी सेल से बनी हुई है, ठीक है। यानी बहुत सारी सेल ने आपस में मिलकर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर जो भी संरचना नजर आ रही है वो उसको बनाने में सेल एक मूलभूत यूनिट के रूप में कार्य करती है। दूसरा, फंक्शन। सेल के अंदर जो भी फंक्शन होंगे, आप किसी चीज को ले लो, जैसे रेस्पिरेशन से ले लो, ठीक है, रेस्पिरेशन से ले लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, यदि प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये जितने भी आपके कार्य होंगे सेल के द्वारा, जो भी फंक्शन किए जाएंगे वो सब एक सेल के द्वारा किए गए कार्य होंगे, ठीक है। तो वो सारी अपने अंदर जो भी फंक्शन नजर आते हैं वो सेल का एक कम्युनिटी रूप हमें नजर आता है। तो ये सारे के सारे ये फंक्शनल होंगे, ठीक है। यानी कि सेल का जो कार्य है वो इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें आपका जेनेटिक एज ए जेनेटिक यूनिट के रूप में भी अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो और दूसरा है बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो वो हमारे जीवों की जितने भी हैं उनकी एक बायोलॉजिकल यूनिट होगी जिसमें आपके सारे कार्य वगैरह सब संपन्न होता है। ऑर्गेनिज्म ऑन द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अभी अपन ने बात करी थी स्ट्रक्चर वाले मामले में कि सेल यदि एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म, सेल के नंबर्स के आधार पर सिंगल सेल ये से बना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेल कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो जो बहुत सारी सेल से बना होता है। आपको यहाँ पे ये सेल्स के वी कैन सी इन दिस पिक्चर, देख सकते हैं कि सेल आपको नजर आ रही है, मल्टी सेलुलर कंडीशन है, ठीक है। और इसमें कुछ सेल डिवाइड हो रही हैं, कुछ सेल, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट कर रही हैं, कुछ मेटाफेज कुछ प्रोफेज अवस्था में आपको नजर आ रही है, ठीक है।
तो ये हमारी एक जो सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें आपको स्ट्रक्चर के आधार पर अपन यूनिसेल और मैट्रिक्सल कंडीशन देखते हैं। वी कैन सी हियर, अपन ने ये बात कर ली कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ठीक है। और उसने कॉर्क यानी प्लांट जो है की सेल्स में उनके स्मॉल पीसेस को देखा था, ठीक है। और उन पीसेज में उनको क्या नजर आया, रिक्त स्थान नजर आया, ठीक है। और उन्हीं रिक्त स्थान यानी रो ऑफ एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, उनको क्या नजर आई इस तरह से एम्प्टी बॉक्स, और उन्हीं को उन्होंने टर्म क्या दे दिया, सेल टर्म। रॉबर्ट हुक ने एक इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम है, ठीक है। इनकी खुद की लिखी हुई बुक का नाम माइक्रोग्राफी। रॉबर्ट, अब ये टर्म ले दी मैंने भी नाम, ये रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की और सेल की स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं। रिसेंटली सेल का नाम आजकल हम किस में एक नई ब्रांच से शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में हम केवल स्ट्रक्चरल पार्ट का अध्ययन करते हैं, सच एस स्पेशली जैसे सेल की स्ट्रक्चर होगी, उसके इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी हो गई, ठीक है। स्पेशली फोकस किया जाता है उनकी स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी में ऑल एस्पेक्ट्स स्ट्रक्चर के साथ में, जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ में उसके इंटरनल पार्ट्स की स्ट्रक्चर के उनके जितने भी कंपार्टमेंटाइजेशन है, उनके कार्य, उनके फंक्शन, उनके अंदर पाए जाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी, और उनकी जैव विविध जो जैव भौतिकी है, उन सभी मेटाबॉलिज्म है, इन सभी घटनाओं का अध्ययन एज ए अपन ये कह सकते हैं सेल फिजियोलॉजी, इवन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के आधार पे इन सब का अध्ययन, यानी जितने भी एस्पेक्ट्स की बात हम सेल के बारे में करते हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें अपन स्पेशली फोकस केवल किस पे रखते हैं, सेल स्ट्रक्चर, इवन और इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ सेल, ठीक है, की स्टडी की जाती है। लिविंग सेल्स की स्टडी सबसे पहले किसने की थी, एंटोन वन लीeuwenhoek ने की। ये संभव कैसे हो पाया, सेल की स्टडी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, माइक्रोस्कोप के ऊपर की गई, ठीक है। माइक्रोस्कोप का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे सेल की स्टडी का भी विकास होता गया, उसमें हमें नई नई जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया किसने था, गैलीलियो ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद में फर्दर माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत सारे कार्य हुए, ठीक है। और नए नए अधिक आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होने पर हमारी सेल की स्टडी बढ़ती गई, ठीक है। जैसे अपन ग्रू और मार्सेलो मालपिगी के बारे में बात करें, उन्होंने ऊतकों की स्टडी की थी, ठीक है। और उस समय उन ऊतकों के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं उनको नजर आई, उनको मार्सेलो मालपिगी एंड ग्रू ने क्या कहा था, यूट्रिकल्स कहा था, ठीक है। उनको यूट्रिकल्स कहा गया था। ये थोड़ा सा आपने कहा कि भाई सेल को यूट्रिकल्स के रूप में किसने, तो जैसे जैसे सेल की स्टडी होती गई, ठीक है, और उसके बाद में हमें ये जानकारी मिलती, तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना कि लिविंग बीइंग सेल्स या लिविंग सेल्स की सबसे पहली स्टडी किसने की थी, एंटवान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स कहा। मार्सेलो मेलपेगी एंड ग्रू ने इसे क्या कहा था, यूट्रिकल्स कहा था। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी डेवलप कैसे हुई, विभिन्न जगह पे विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा सेल की स्टडी अलग अलग तरीके से की जा रही थी। उन्होंने कुछ ने प्लांट्स में कर रहे थे, कुछ एनिमल्स में कर रहे थे, ठीक है। ये अलग अलग स्टडी जब हो रही थी, तब उस समय मैथियास जैकब स्लाइडिंग, इट इज ए बॉटनिस्ट, ठीक है। और इसने हाथ से सोचना शुरू किया कि अपन यदि सभी जो स्टडी अब तक हो चुकी है उनका क्युमुलेटिव अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके अंदर एक समानता मिलती है, ठीक है। उसी के आधार पर उन्होंने सेल थ्योरी का कंसेप्ट लेके आए। उसके बाद उनके साथ में ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, इन दोनों ने मिलकर, हालांकि अलग अलग किया, लेकिन बाद में इनकी क्युमुलेट स्टडी इन्होंने अलग करके ये चीज
सामने लेके और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम एक यूनिवर्सल थ्योरी एनिमल जो भी सेल हैं, वो तो वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, इनके ऊपर हम इस चीज को लागू कर सकते हैं। और उन्होंने सभी जो एस्पेक्ट्स अब तक जो स्टडी हो चुके थे, ठीक है, उन सब को शामिल करते हुए उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी, जो सब पे लागू। थ्योरी कौन सा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर, यानी कि सभी जीवित जीव एक या अधिक सेल से बने होते हैं। इट्स मीन क्या हो गई, ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, ये आ गया आपका पहले ही। फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शन आ गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका। यानी उनके अंदर सेल की जो भी फिजियोलॉजी है, वो सारी चीजें, वो कहीं आप कई जगह ये पढ़ेंगे, ये जेनेटिक्स की इकाई कहलाती हैं, कहीं कार्य की इकाई कहलाती हैं। यानी सामूहिक सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जब कोई रेस्पॉन्स देता है तो वो उसके अंदर पाई जाने वाली सभी सेल्स की सामूहिक क्रियाविधि हमें रूप में नजर दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपकी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट भी। नवीन सेल्स, न्यू सेल्स, ठीक है, जो नई सेल्स उत्पन्न हो रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है। ये चीज किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ठीक है। जो रुडोल्फ विर्चो था, उसने ये चीज कही थी, उन्होंने ये चीज की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि नई सेल्स अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, जो भी सेल्स होती हैं वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती, वो पुरानी जो सेल्स हैं उन्हीं से ही उत्पन्न होती है। इसलिए इन्होंने ये कंसेप्ट इसके अंदर कि नई सेल्स की उत्पत्ति हमेशा प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद सेल है उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। फ्लेमिंग ने भी मियोसिस की स्टडी की और उन्होंने एक चीज यहाँ पर डाली कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की, यानी जीवन की सततता बनाए रखने के लिए भी सेल ही जिम्मेदार है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो फ्लेमिंग ने यहाँ पे मियोसिस की खोज करने के बाद ये चीज कही थी, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने यहाँ पर मियोसिस किया था, ठीक है, विस्फोट की मियोसिस की खोज की थी, ठीक है। और हम यहाँ पे यही रुडोल्फो विर्चो का अपन ये चीज देख सकते हैं। रुडोल्फो विर्चो ने क्या कहा, कंट्रीब्यूट टू सेल थ्योरी, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उससे पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने और कुछ जो मिथ्यक कंसेप्ट वहाँ चल रहे थे कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, पेपर बात नहीं करेंगे, उनको सबको खारिज करते हुए उन्होंने एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। वो क्या था उनका, कि सभी सेल्स जो उत्पन्न हो रही हैं वो पहले से उत्पन्न, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, एक सिंगल सेल्स है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, अभी डिवीजन शुरू हुआ, ठीक है, डिवीजन होते टू सेल्स बनी, ये टू सेल्स कंप्लीट हो गया आपकी, ठीक है। और फर्दर ये देखो, ये टू सेल अलग हो गई, ये डॉटर सेल्स, ये फिर ये सेल्स आपस में डिवीजन करने लगे। इस तरह से अपन देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका, ठीक है, सेल डिवीजन आपको इसमें नजर आ रहा है। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस, यानी कि नई सेल की उत्पत्ति कैसे हो रही है, क्या आपकी यहाँ से चलोगे तो आपकी ये नई सेल है, ये नई सेल पर बनती है। तो पूर्व में मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लें अपन, जैसे सेल थ्योरी की अपन बात कर रहे हैं तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अपवाद क्या रहे हैं? वैसे तो सीधा सा अपवाद क्या रहता है, सेल थ्योरी का अपवाद एक ये वायरस, ठीक है, जो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, ठीक है, उनके बीच का एक सिस्टम है। तो ये सबसे बड़ा अपवाद है सेल थ्योरी का, ठीक है, जो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अपन और भी देखें, वायरस में के अलावा जैसे प्रोटोजोन्स हैं, कुछ शैवाल हैं, राइजोपस हैं, ये भी सेल थ्योरी के अपवाद हैं, ठीक है। जैसे प्रोटोजोन्स हो गए, ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, कुछ एल्गी हैं, ठीक है, ये सेल थ्योरी के अपवाद हमें मिलते हैं, ठीक है। फंजाई में भी राइजोपस, ठीक है, जैसे राइजो, फंजाई में जैसे राइजोपस हो गया, ठीक है, यहाँ पे वाउचेरिया हो गया, ठीक है, वूचेरिया, वूचेरिया और राइजोपस जो है वो क्या मिलते हैं आपको, सेल थ्योरी के अपवाद, ठीक है। तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक्सेप्शन आपका ये होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस पे भी बात करते हैं अपन, ठीक है, सेल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या थी? सीधा है कि अब इसकी इम्पोर्टेंस
आपको नजर आता है कि हम इसको सभी जीवों पे अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सेल स्टडी है, ठीक है, उसमें रासायनिक और संरचनात्मक जो संगठन है हमें लगभग सभी जीवों में एक जैसा नजर आता है। संपूर्ण जीव में होने वाली क्रियाएं कोशिकाओं में आपसी क्रियाओं व अंत क्रियाओं का सामूहिक परिणाम होता है। यानी कि अपने पहले भी कर ली कि किसी भी जीव के अंदर कोई भी जो क्रिया नजर आ रही होती है वो सेल्स, सभी विभिन्न सेल्स की क्रियाओं और अंत क्रियाओं का सामूहिक परिणाम होता है। विर्चो ने ये चीज कही थी अपन ने कि भी पहले से मौजूद सेल से नई सेल की उत्पत्ति होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों का संचरण भी इसी से अपने को समझ में आता है। विर्चो ने एक चीज और बताई थी कि विभिन्न रोग संबंधी समस्याओं का मुख्य आधार कोशिकाएं हैं, जिसमें कोशिका सिद्धांत की है। कोलिकर ने भ्रूणिकी के संबंधित में बताया कि सजीवों की उत्पत्ति दो जनन कोशिकाओं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से होती है। ठीक है, तो ये अपने इसमें सेल थ्योरी के अंदर मेन कैरेक्टर्स ऑफ सेल। ठीक है, ये हमने सेल का मेन कैरेक्टर्स में स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल होती है, बायोलॉजिकल यूनिट। सभी जीव की क्या होती है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। ठीक है, जैविक इकाई इन द सेंस उसमें वो कि जो वाइटल एक्टिविटीज जो कंप्लीट होती हैं वो इन्हीं के अंदर, ठीक है, सारी वाइटल एक्टिविटीज इन्हीं के अंदर कंप्लीट। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, यानी उसको बनाने वाली यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होती है सेल का अपने कहे तो, सिंगल सेल एनिमल और मल्टी सेल एनिमल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट, ये सब इन्हीं के द्वारा इसलिए उनकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स। जिस तरह से ईंटों के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक इमारत खड़ी करते हैं, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर या जो सामने नजर आ रही है वो स्ट्रक्चर इन्हीं सेल रूपी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप द्वारा बनाई जाती है। सेल कंसिस्ट साइटोप्लाज्म, ठीक है, इनक्लोज विद मेम्ब्रेन, यानी साइटोप्लाज्म की जगह अपन वर्ड यूज करें तो प्रोटोप्लाज्म अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लगेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, में आपकी दोनों चीजें शामिल आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें आपकी शामिल आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें सेल जो सेल होती है, ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर कोशिकांग और सेल का जो भी तरल है वो उसके अंदर मौजूद है। साथ में इसमें ये जो न्यूक्लियस अपन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आपकी क्या नजर आती है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके साथ में सेल मेम्ब्रेन भी है। साइटोप्लाज्म में आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हटा दो, साइटोप्लाज्म तो क्या, साइटोप्लाज्म में से सारे सेल ऑर्गन निकाल दो, ठीक है, सारे सेल ऑर्गन निकाल दोगे तो बचा हुआ पदार्थ क्या होगा आपका, साइटोसोल कहलाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, ये याद रखना। सेल मेम्ब्रेन युक्त प्रोटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है प्रोटोप्लास्ट, यानी ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाए, सेल वॉल अपन हटा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विदिन ए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ साइटोप्लाज्म युक्त होती है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज, अपन को इसके अंदर पता है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल्स हैं, और ये सब सेल्स इसमें अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर अपनी डायग्राम में अपन क्लियर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। सेल बाउंड्रीज, सेल बाउंड्रीज के रूप में आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे आपका क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीजें, जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कैप्सूल हो गया, स्लाइम लेयर हो गया, ये सब के सब क्या है आपके ग्लाइकोकेलिक्स। एनिमल सेल्स के अंदर भी आजकल कुछ चीजें जो सेल कोट के रूप में डिस्कवर की जा रही हैं वो आपके ग्लाइकोकेलिक्स के रूप में ही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज मौजूद है, जो भी आवरण मौजूद होगा वो सब के सब क्या होंगे आपके ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सेल बाउंड्री के अंदर आपके बाद में आता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस।
ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर के प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में आपके साइटोसोल भी अपन ने कर लिया, अंदर का जो पदार्थ बचा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म में आपके क्या आ जाते हैं, यानी साइट, यहाँ से सेल ऑर्गेनेल और ये चीजें हटा लें, जो तरल होगा वो आपका, ठीक है, उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में ये सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर, प्लास्टिड, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और राइबोसोम्स एंड माइक्रोबॉडी। और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, इंक्लूजन्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। यूट्रोप्लाज्म इसमें रिजर्व फूड में कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, फैट एंड ऑयल, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एल्कलॉइड, एसेंशियल्स, ऑयल, गम्स, ग्लाइकोसाइड, लेटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड, रेजिन, टैनिन, मिनरल, और इसके बाद सिक्रेटरी प्रोडक्ट इसमें कलरिंग मैटर एंड नेक्टर, ठीक है। ये सब सेल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो एक सेल की स्ट्रक्चर में हमें ये चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। ये आपकी सेल की स्ट्रक्चर क्या है, वी कैन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर, ठीक है, पर हमें सेल दो प्रकार की नजर आती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यदि एब्सेंट है तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकेट्स, सारे के सारे प्रोकेट्स किस ग्रुप में आते हैं, मोनेरा में, ठीक है। और जनरली प्रोकेट्स क्या मिलते हैं आपके, यूनिसेल कंडीशन में, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो आपको मल्टीसेलुलर कंडीशन में और यूनिसेल कंडीशन में। यूकैरियोट्स में सभी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जबकि प्रोकेट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेल। इन दिस पिक्चर आपको सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या आपकी ई आर है इसके चारों ओर, ठीक है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके अलावा आपका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी सिंगल बाउंड लाइसोसोम वगैरह सारे कोशिकांग जो होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पे राइबोसोम्स जो होंगे वो दोनों में मिलेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको राइबोसोम मिलेंगे 70s प्रकार के, जबकि यूकैरियोट्स में मिलेंगे आपको 80s प्रकार के राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहा जाता है इसमें, ठीक है, इसको जीनोफोर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कुछ जगह पे इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं, क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं वो एक होता है, ठीक है। प्रोकेट्स में हमेशा, इसलिए प्रोकेट सेल जो होती हैं उनको हम डायरेक्टली उनके लिए जीनोम या हैप्लॉइड वर्ड यूज लेते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये आपकी 2n कंडीशन में मिलती हैं, ठीक है। और इसमें के अलावा जो बैक्टीरिया है, जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया से इसमें सेल वॉल है। सेल वॉल यहाँ पर पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड्स की बनी हुई मिलती है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल आपकी जो मिलेगी वो सेलुलोज, ठीक है, इन प्लांट्स, आइटिन, ठीक है, इन फंगस, ठीक है, के रूप में हमें नजर आती है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, अ, आपका स्टीरोल, ठीक है, मिलता है इसमें, ठीक है, स्टीरोल में आ जाता है, जबकि इनके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। इसकी जगह अदर होपनाइड्स, ठीक है, नामक मटेरियल इनके अंदर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें डीएनए यहाँ पर बिखरा हुआ रूप में मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस के अंदर केंद्रित मिलेगा। सेल वॉल के चारों ओर कैप्सूल्स बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, जिनको अपन ग्लाइकोकेलिक्स के रूप में, यहाँ पे जो फ्लैजिला होती है वो 0+9 के फाइबर्स के रूप में बनी होती है, जबकि यहाँ पर जो फ्लैजिला मिलेगी वो 2+9 के अंतर से मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। मेनली जो डिफरेंस किया गया है वो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे किया गया है। We can see here a plant cell is surrounded by a सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, ये चारों ओर सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। एक बड़ी रिक्टिका, ये जो वैक्यूल यहाँ पर मौजूद है, ये वैक्यूल जिसमें सेल सेप भरा रहता है, ठीक है, सेल सेप जिसमें भरा रहता है, ये प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में आपका एक रोल होता है। सबसे बड़ा
जो डिफरेंस होता है वो आपका सेल वॉल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है। और इस वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल की परिधि की सेंटर में ना होकर परिधि की ओर खिसक जाता है। ठीक है, और इस पे आपके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें SER और RER दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी, ठीक है, आपका इसमें सेल मेम्ब्रेन और ये सब, और इसमें आपकी ट्यूबुलिन की बनाई साइटोस्केलेटन भी इसके अंदर, और राइबोसोम सब इसके अंदर मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे मौजूद होते हैं। कैन सी ये एनिमल सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स में आपका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में मौजूद होगा, सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाएगी, इस कारण सेल की कोई शेप जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, सेल रिजिड एरिया से घिरी हुई नहीं होती है, DNA। ठीक है, इसके अलावा इसमें DNA, RNA सब जो सेल ऑर्गेनेल से मिलते हैं, एक्सेप्ट इसमें आपका क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको सेंट्रियोल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स आपका मिलेगा, जबकि प्लांट सेंट्रियोल्स जनरली लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स ये मिल सकते हैं। तो वी कैन से ये अपन इनमें डिफरेंस आपने 12th की क्लास में भी देखा होगा, बेसिक डिफरेंस वो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इनके डिवीजन के अंदर है कि सेल, प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है तो सेल प्लेट्स बनती हैं। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस के दौरान वहाँ पे सेल प्लेट्स का निर्माण होता है, जिन दो फ्रेगमोप्लास्ट जैसी संरचनाओं से प्रारंभ होती है और दो सेल को सेपरेट करती है, जैसे मिडिल में लेमेला बनती है। जबकि यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टाइडल संकुचनशील फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिनके कारण सेल इनवेजिलेशन की प्रोसेस के द्वारा धीरे 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 अपने दो भागों में बढ़ जाती है। तो थैंक यू टू ऑल।